बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम करंट अफेयर्स के हवाले से एक टॉपिक देखने लगे हैं, रिजीम चेंज पॉलिसी ऑफ अमेरिका, जो कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर डिस्कस होने वाला टॉपिक है। अगर आप पिछले एक वीक को देखें और अभी भी आप देखें तो आपको एक ही सबसे ज़्यादा दिखाई देगा कि यार अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट को चेंज करना चाहता है और ये इसकी एक बाकायदा पॉलिसी है। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे क्या हकीकत में ऐसा है, और अगर ऐसा है तो ये अमेरिका की किस तरह की पॉलिसी है कि वो जो है वो गवर्नमेंट्स दूसरे कंट्रीज के अंदर जाके चेंज करता है और कैसे करता है और क्यों करता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि रिजीम चेंज पॉलिसी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, यानी क्या वजूहात हैं जिस वजह से यूएस की पॉलिसीज़ ने अडॉप्ट की भी है, और रिजीम चेंज पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से क्या रही हिस्ट्री के अंदर, यानी कि हिस्ट्री में कब कब ऐसा किया गया, और देखेंगे एट द एंड इसके क्या असरात जो हैं वो हो सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि रिजीम चेंज पॉलिसी एक्चुअली में क्या है। सिंपली यानी कि सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम समझने की कोशिश करें कि यार ये जो रिजीम चेंज है इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हुकूमत की तब्दीली। ठीक है जी, यानी हुकूमत की जो तब्दीली है यही एक्चुअली में जो है वो अमेरिका की पॉलिसी है रिजीम चेंज की, कि अमेरिका जब भी ये चाहता है या जो भी कंट्रीज़ जो हैं वो अमेरिका के अगेंस्ट जाते हैं और वो उसके ब्लॉक में शामिल नहीं होते, यानी उसके नहीं मानते, तो जाहिर बात है फिर वहाँ पे अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं वो वहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहे होते हैं। तो इसलिए अमेरिका क्या करता है वहाँ पे कि वहाँ पे फिर रिजीम चेंज करवाता है, यानी वो जो गवर्नमेंट बैठी होती है सिटिंग गवर्नमेंट, उसको वो क्या करता है चेंज करवाता है, या उस लीडरशिप को या उस पूरी की पूरी गवर्नमेंट को जो है वो चेंज करवा देता है अपने इंटरेस्ट में, कि भाई अब ऐसी गवर्नमेंट लेके आनी है जो गवर्नमेंट अमेरिका को और अमेरिका के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सके और उसको उस रीजन के अंदर जो है वो फायदा हो सके। और इसकी एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री रही है अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये बाकायदा एक पूरी पॉलिसी है अमेरिका की, यानी अमेरिका इसको एज ए पॉलिसी अडॉप्ट करता है कि कहीं पे भी अमेरिका को अगर जो है वो मुश्किलात का सामना है किसी मुल्क की तरफ से, अगर वो उसके साथ ताउन नहीं कर रहे तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उनकी जो हुकूमत चल रही है उस हुकूमत को, सिटिंग गवर्नमेंट को चेंज कर देगा या उस लीडरशिप को चेंज कर देगा अगर गवर्नमेंट वही रहेगी तब भी। ठीक है, ये उसकी एक पॉलिसी है। तो रिजीम चेंज का मतलब क्या है, गवर्नमेंट चेंज या फिर लीडरशिप चेंज करना, इन दोनों में से कोई भी काम, कि आप गवर्नमेंट भी चेंज करें तब भी ठीक है, लीडरशिप भी चेंज करें, लेकिन वो फिर प्रो अमेरिका होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर नई गवर्नमेंट भी प्रो अमेरिका नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि उसका कोई फायदा नहीं होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 81 टाइम्स कोल्ड वॉर एरा में, ठीक है, यानी अगर हम बात करें 1946 से लेके तकरीबन 2000 तक का एरा जो है, ठीक है, तो कोल्ड वॉर तो खैर 1991 में ख़त्म हो गई, लेकिन जो है 2000 तक की अगर हम बात करें तो 81 टाइम्स जो है 81 दफ़ा अमेरिका ने ये कोशिश की कि वो मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों को तब्दील करवा सके, और मेजॉरिटी में वो इसमें कामयाब ही रहा इस तब्दीली के अंदर, कि उसने जो इंटरवेंशंस की, चाहे वो इलेक्शंस के अंदर की, चाहे वो जो है वो असैसिनेशन करवाई या वॉर किसी कंट्री के साथ की, तो वो उसमें कामयाब ही रहा और 81 टाइम्स ये इसने करवाई। इसका मतलब ये है कि ये वाकई में अमेरिका की एक पॉलिसी है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिसी है, और ये स्ट्रॉन्ग पॉलिसी एक ही चीज के ऊपर बेस करती है, और वो बेस करती है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कौमी मफादात। कौमी मफादात मतलब अमेरिका के अपने जो कौमी मफादात हैं। तो इसके लिए, यानी इस नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप देखें कि अमेरिका किस लेवल तक जा सकता है, और 50 साल में, इसका मतलब 81 टाइम को अगर हम देखें तो एक साल में 2 दफ़ा शायद उसने कोशिश की कि दो दफ़ा वो कोशिश करता था मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की इंटरवेंशन करने की, उनकी गवर्नमेंट्स चेंज करने की, सिर्फ और सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सुपरमेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरी साइड पे शायद हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको कैसे कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो अमेरिका जो है, अगर वो हम ये मान सकते हैं कि अगर वो सुपर पावर है तो उसके पीछे वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, गो कि वो एक गलत तरीका जो है अपनाता है। अब कोल्ड वॉर एरा की बात करें, सबसे ज़्यादा जो है, जैसे मैंने कहा कि 81 टाइम्स जो इंटरवेंशन हुई वो तो कोल्ड वॉर एरा के अंदर ही हुई। ये जो सर्द जंग का ज़माना था, ठीक है, सर्द जंग का ज़माना, अब सर्द जंग एक्चुअली में अगर आप जानते हैं तो सर्द जंग क्या थी, यूएसए और रशिया के बीच में जो एक वॉर थी, एक सर्द जंग थी। ठीक है, कंप्लीट वॉर नहीं बल्कि एक सर्द जंग जो कि जो है वो लड़ी नहीं गई, लेकिन वो बैक हैंड्स पे सारी की सारी प्रॉक्सी के थ्रू जो है वो लड़ी गई। तो ये जो वॉर थी, सर्द जंग का ज़माना था 50 साल का ऑलमोस्ट, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद
ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड 1946 के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ 1946, और 1991 जब तक सोवियत यूनियन जो है या यूएसएसआर जो है वो डिसॉल्व नहीं हुआ, ये टूटा नहीं, तब तक ये जो है ये सरजंग चलती रही। तो ये सरजंग के ज़माने में जो है वो सबसे ज़्यादा हुई, क्यों कि इस टाइम पे जो है वो दुनिया के अंदर दो पावर्स थी, एक साइड पे यूएसएसआर था और दूसरी साइड पे अमेरिका था। तो अमेरिका ये चाहता था कि वो सुपर पावर बने और रशिया चाहता था ये सुपर पावर बने। तो ये एक्चुअली में कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की एक वॉर थी। ये एक साइड पे डेमोक्रेसी थी, ठीक है, जो अमेरिका ये क्लेम करता है कि उसने डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड वॉर की, और सारे के सारे जो उसने जो भी स्टैंड्स लिए यूएसएसआर के अगेंस्ट में, वो सारे स्टैंड्स कम्युनिज्म को स्टॉप करने के लिए, उसे रोकने के लिए जो है वो लिए। तो क्योंकि रशिया का जो सिस्टम था, ठीक है जी, उनके रेवोल्यूशन के बाद, तो वो सारे के सारे कम्युनिज्म था, कम्युनिज्म के ऊपर चला गया, और अमेरिका जो है वो कैपिटलिज्म फ्री मार्केट के ऊपर था। तो इस पे भी हम फिलहाल डिटेल से बात नहीं करेंगे कम्युनिज्म वर्सेस सोशलिज्म के ऊपर या कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के ऊपर। फिलहाल ये है कि कोल्ड वॉर एरा जो है उसमें फिर क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो रहे थे, और अमेरिका ये चाह रहा था कि मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो इसके ब्लॉक को ज्वाइन करें, यानी दो ब्लॉक जो है वो दुनिया के अंदर हमें देखने को मिले इस कोल्ड वॉर के अंदर। एक अमेरिकन ब्लॉक था और दूसरा रशियन ब्लॉक था, और रशिया जो है वो चाहता था कि मैक्सिमम कंट्रीज उसे ज्वाइन करें। रशिया का जो तरीक़ाकार था वो था जंग के थ्रू, यानी कि एक सख्त जो है वो उसने सारी के सारे हिकमत अमली को अडॉप्ट किया, और उसके थ्रू उसने दुनिया को अपने कब्जे में किया, छोटे छोटे कंट्रीज के ऊपर कब्जा किया। दूसरी साइड पे अमेरिका जो है उसने अलायंसेस वगैरह बना के, पैसे दे के जो है वो अलायंस को शामिल किया, मुल्कों को अपने साथ शामिल किया, जिसमें पाकिस्तान जो है वो भी अमेरिकन ब्लॉक का ही हिस्सा बना। सीटो और सेंटो जब पाकिस्तान ने ज्वाइन की तो वो अमेरिका का हिस्सा ही बना, अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बना, और यूएसएसआर से पाकिस्तान दूर रहा। इंडिया जो है वो नॉन लाइन मूवमेंट के अंदर था। जो व्हाइट कलर की कंट्रीज हैं ये जो है ये ना अमेरिका की साइड पे थे ना रशिया की साइड पे थे, ठीक है। जैसे आज हम ये कहते हैं कि भाई हमने जो है वो पीस में तो हर एक का साथ देना है लेकिन वॉर में नहीं, यानी हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम जो है वो ब्लॉक का हिस्सा रहे हैं माजी के अंदर, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्ट 1950 से लेकर 1980 तक जो है वो चला, और अमेरिका ने इसको बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट किया। डोमिनो थ्योरी जो है रिजीम चेंज के अंदर अमेरिका का ये मानना था। यानी आप ये सोचें कि अमेरिका को, अमेरिका के जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो इससे कैसे, एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैसे जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, और दूसरा क्यों अमेरिका ने ऐसा किया। तो डोमिनो थ्योरी जो रिजीम चेंज के अंदर है, नॉर्मली डोमिनो थ्योरी क्या है कि भाई अगर यहाँ पे एक छोटा सा डोमिनो है तो ये डोमिनो जब आप गिराएंगे तो ये अपने से डबल साइज को गिराएगा, फिर ये उससे अपने डबल साइज को, तो ये गिराता जाएगा। यानी आपने फर्स्ट डोमिनो को गिराना है, नेक्स्ट ये खुद ही गिरते जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? यानी नेक्स्ट खुद गिरेंगे, सिर्फ आपने एक को गिराना है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही था कि यूएसएसआर या अमेरिका ये मानता था कि अगर किसी मुल्क के अंदर जो है वो रशिया जो है वहाँ पे यूएसएसआर जाएगा और वहाँ पे कम्युनिज्म जो है उसको वहाँ पे जो है वो लागू कर देगा, तो इसके जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो भी जो है वो कम्युनिज्म की लपेट में आएंगे डोमिनो थ्योरी के असर में। यानी कि जब एक जो है वो यूएसएसआर की तरफ गया तो दूसरा भी जाएगा, तीसरा भी जाएगा, चौथा भी जाएगा, पांचवा भी, और इस तरह से मेजॉरिटी में जो कंट्रीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, वो यूएसएसआर की तरफ जाते जाएंगे। तो इससे बचने के लिए, इस डोमिनो इफेक्ट से बचने के लिए, इसका मतलब जो अमेरिका का फोकस था या जो फोकस पॉइंट था वो एक ही कंट्री था, यानी कोई भी कंट्री के, किसी भी कंट्री के अंदर जो है यूएसएसआर जो है वो कम्युनिज्म को ना लेके जा सके, क्योंकि एक के अंदर जाएगा तो बाकी सब के अंदर नेचुरली जाएगा, इसलिए एक को ही प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसे कि हम मानते हैं कि देखिए अगर एक जगह पे देखते हैं कोई गुंडा है तो वो गुंडा क्या करेगा कि वो गुंडा कोशिश करेगा कि कोई भी जो है वो उसके अगेंस्ट खड़ा ना हो, सबको डरा के रखेगा, और अगर कोई उसके अगेंस्ट खड़ा होगा तो वो क्या करेगा जी, उसको कत्ल करवाएगा या मरवा देगा अपना खौफ बिठाने के लिए, क्योंकि अगर आज एक शख्स जो है इसके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है तो कल और भी लोग खड़े हो सकते हैं, उसके अलावा और ज्यादा लोग खड़े हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि खौफ रखना है तो फिर आपने किसी एक को भी अपने अगेंस्ट में खड़े नहीं होने देना। यही डोमिनो थ्योरी जो है वो रिजीम चेंज की 1950 से 1980 में चलती रही, जो अमेरिका ने अडॉप्ट किए रखी। अब ये हमने कहा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की ये जो है एक वॉर थी। अब रिजीम चेंज पॉलिसी, जैसे मैंने कहा कि सिंपली पॉलिसी क्या है कि हुकूमत को चेंज करवा देना, हुकूमत को किसी भी तरह से, या हुकूमत की उस कंट्री के लीडरशिप को जो कि अमेरिका के मफाद में ना हो, ठीक है, अमेरिका के मफाद में ना हो, उसको चेंज करवा देना। अब अगर हम बात करते हैं कॉजेज की कि इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो इसमें सिंपल कॉजेज क्या है, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ा कॉज जो है वो नेशनल इंटरेस्ट है, कौमी मफाद जो है वो अमेरिका के लिए हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट रहा, और इसी वजह से, इसी कौमी मफाद की वजह से जो है वो अमेरिका ये चाहता है कि भाई, और उसने चाहा हमेशा माजी के अंदर भी कि वो गवर्नमेंट्स को चेंज करवाए अपनी मर्जी से।
उसमें देखिए जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल कल्चर है, एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल कल्चर क्या है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास यानी ताकत होगी दुनिया उसी के आगे जो है वो झुकेगी, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है पॉलिटिकल कल्चर जो है वो पावर पॉलिटिक्स की बात करता है। अगर कोई कंट्री जो है वो पावरफुल नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, तो दूसरे कंट्रीज उससे नहीं मानेंगे। जब दूसरे कंट्रीज नहीं मानेंगे तो ऑब्वियसली वो फायदा नहीं उठा सकता, अपने मुल्क को अपलिफ्ट नहीं कर सकता। इसलिए पॉलिटिकल कल्चर क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल कल्चर, कि आपको पावरफुल होना ही है और आपको अपनी पावर शो करनी है। इसलिए अमेरिका जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो, यानी ग्लोबल लीडर बनने के लिए आप कह सकते हैं अमेरिका की ये की सारी कोशिश है रिजीम चेंज की। दूसरा पॉलिटिकल सुपरमेसी, पूरी दुनिया के अंदर रूल जो है, ख्वाब है कि भाई सिंगल पावर होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कोल्ड वॉर एरा में 2 ताकतें थी, तो अब इस टाइम पे अमेरिका सिंगल सुपर पावर है। तो सिंगल सुपर पावर बनने के लिए या दूसरों के असर से बचने के लिए जो है वो पॉलिटिकल सुपरमेसी दूसरा इसकी कॉज है। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ये, क्योंकि ये भी नेशनल इंटरेस्ट का ही हिस्सा है। अच्छा, ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है उस टाइम पे 1950 से जो स्टार्ट हुई, तो ब्लॉक पॉलिटिक्स ने जो है वो अमेरिका को मजबूर किया इस बात के ऊपर कि अमेरिका जो है वो रिजीम चेंज की पॉलिसी को अपनाए, क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर वो ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनता या वो चुप होकर बैठ जाता है तो सिंपल सी बात है यूएसएसआर जो है यानी सोवियत यूनियन जो है वो दुनिया का लीडर बन जाएगा। और अमेरिका ये किसी सूरत भी नहीं चाहता था कि अगर यूएसएसआर लीडर बनेगा तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के जो इकोनॉमी है, ठीक है, या जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज होगी हर सूरत में होगी, और ऑब्वियसली होती है। ठीक है, इसलिए जो है वो अमेरिका को मजबूरी तौर पे अपने इस ब्लॉक पॉलिटिक्स के असर में आके जो है रिजीम चेंज की पॉलिसी को अडॉप्ट करना पड़ा। इससे पहले भी गो ये खैर करता रहा वर्ल्ड फर्स्ट वॉर 1 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है इसने कोल्ड वॉर के अंदर सर्द जंग के टाइम पे प्ले किया रोल। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि अमेरिका, अगर हम एज ए अमेरिकन सोचेंगे तो शायद हमें कुछ और नज़र आएगा, हम एज ए पाकिस्तानी सोचेंगे तो हमें कुछ और नज़र आएगा। एज ए पाकिस्तानी ये जो इनकी पॉलिसी है रिजीम चेंज की, ये गलत हो सकती है, लेकिन अगर हम यूएस सिटीज़न हैं और हमें हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि यार हम किसी बाहर के मुल्क में इंटरवेंशन करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो वहाँ पर जो हमारी अपोजिट पावर्स हैं वो वहाँ पर आ जाएंगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना प्रॉब्लम है, और ये सबसे जो है ज्यादा प्रॉब्लम है ही इसी बात का कि आज देखिए, लेट्स सपोज पाकिस्तान की बात करते हैं, अमेरिका को प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान से? प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका का साथ नहीं देगा तो सिंपली किसका देगा? रशिया का देगा, किसी एक का। गो के पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि यार वो ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अमेरिका ये मानने के लिए तैयार नहीं। उसके 2 रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 ये है कि अमेरिका पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के ऊपर क्यों जो है वो यकीन करे, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका को इस बात के ऊपर कोई यकीन नहीं कि यार ये जो है न्यूट्रल है, एक। दूसरा ये है कि न्यूट्रल का फायदा अमेरिका को नहीं, कि जब माजी में हमने जो है वो 75 साल अमेरिका के साथ गुजारे तो अमेरिका को इसी बात का फायदा है कि अगर वो यहाँ पे पावर यूज करके यहाँ पे अपनी अलायंस रखता है और यूएसएसआर की ताकत को कम करता है तो ये उसके इंटरेस्ट के अंदर है, ठीक है, इन दोनों रीजंस की वजह से। तो इसलिए उसको यहाँ पे प्रॉब्लम है कि भाई पाकिस्तान अगर मुझे ज्वाइन नहीं करेगा तो सिंपल वो चाइना को ज्वाइन करेगा, ठीक है, और साथ में रशिया को ज्वाइन करेगा, तो इसका मतलब इनकी पावर बढ़ेगी। और आज अगर पाकिस्तान ने ज्वाइन किया तो फिर रीजन में और कंट्रीज भी आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करेंगे डोमिनो थ्योरी के असर में आके। तो इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रीज जो कि सारे के सारे अमेरिका के साथ हैं वो अमेरिका को छोड़ते जाएंगे, और बाकी रीजनल कंट्रीज जो हैं वो भी जो है वो अमेरिका को छोड़ेंगे और इस ब्लॉक को ज्वाइन करते जाएंगे। इसलिए उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करे। अच्छा, यूएस के लिए जो है, यूएस की सिक्योरिटी के लिए, अच्छा वर्ल्ड के सिक्योरिटी के लिए, अब वर्ल्ड की सिक्योरिटी जैसे कोल्ड वॉर का एरा था तो अमेरिका ने दुनिया को अपने साथ कैसे मिलाया, या वो ब्लॉक जो अमेरिका को सपोर्ट करता था, या अमेरिका ने नेटो जो बनाया, ठीक है, नेटो का अलायंस, वो क्यों बनाया? सिर्फ इसीलिए कि यार मैं दुनिया का जो है वो अमन चाहता हूं, दुनिया को ये चाहता हूं कि कम्युनिज्म वहां पे ना फैले, कैपिटलिज्म फैले, या डेमोक्रेसी जो है खास करके वहां पे प्रिवेल करे दुनिया के अंदर। तो दुनिया का एक नारा लगाया, स्लोगन लगाया कि यार अगर यूएसएसआर देखें कितना बुरा है, अब भी जैसे कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साथ जो वॉर यूएसएसआर ने स्टार्ट की है तो देखिए वो कितना जालिम है, कितना बुरा है, और मैं जो है वो जो वॉर्स करता हूं वो तो इसलिए करता हूं क्योंकि वो जो है वो दुनिया को, वर्ल्ड जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी की सारी, कि जैसे इराक की अगर वॉर की अमेरिका ने तो क्या कहा कि भाई इसके पास केमिकल वेपन्स हैं। केमिकल वेपन्स क्यों? कि भाई अगर उसके पास इराक के पास होंगे तो वो तो क्या करेगा, वो इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है, दुनिया का अमन खराब कर सकता है। इसी तरह ईरान में अगर इंटरफेरेंस की तो कहा जी ईरान जो है अगर वो एटम बम बना लेगा तो प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये दुनिया को ये बताना चाहता है कि मैं आपके इंटरेस्ट में ये काम कर रहा हूं, और दुनिया के बहुत से मालिक जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, या जो अमेरिका के अंदर कंट्रीज हैं, वो इस बात को मानते हैं कि भाई अमेरिका जो है वो हमारे लिए भी जंग लड़ रहा है, इसलिए वो इसके साथ अलायंस में हिस्सेदार है इसके, ठीक है, और इसको साथ में सपोर्ट करते हैं।
अच्छा, और अलायंस जो है उसको बढ़ाने के लिए, पावर अपनी बढ़ाने के लिए, तो ये बेसिकली यानी 3 से 4 जो कॉजेज हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो है वो नेशनल इंटरेस्ट ही है अमेरिका का, कि अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है। उसके बाद फिर वो ये कहता है कि भाई मैं क्योंकि सुपर पावर हूं इसलिए दुनिया का ख्याल रखना मेरा काम है, तो मैं वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्ल्ड की सिक्योरिटी और इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम कर रहा हूं रिजीम चेंज का। ठीक है, गो कि ये अब जैसे मैंने कहा कि ये ओपन तो है नहीं कि वो ओपनली कहे कि मैं रिजीम चेंज करता हूं, तो ये तो सारे का सारा सीक्रेट है, लेकिन ये एज ए पॉलिसी वो अडॉप्ट करता है अपने मुल्क को बताने के लिए कि भाई इन जो है वो कॉजेज की वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटरेस्ट में आप देखें तो अब जैसे इकोनॉमिक इंटरेस्ट की अभी हम बात करते हैं तो देखिए यूएस चाइना जो है वो ट्रेड राइवलरी हमें देखने को मिल रही है पिछले 10 साल से, और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ रही है, और इसको हम ये कह रहे हैं कि ये शायद जो है न्यू कोल्ड वॉर है, यानी राइज ऑफ चाइना जो है, चाइना का दोबारा से सुपर पावर की शक्ल में, इकोनॉमिक पावर की शक्ल में आना, तो ये कोल्ड वॉर, एक नई कोल्ड वॉर स्टार्ट होने लगी है। कि पहले अमेरिका की अगर कोल्ड वॉर थी रशिया के साथ, तो अब वो कोल्ड वॉर चाइना के साथ स्टार्ट होने लगी है। ठीक है, पहले अगर सिक्योरिटी के ऊपर थी तो अब वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर होगी, कि वो अब अमेरिका को सबसे बड़ा इशू ये है कि यहां पे जो है इनकी इकोनॉमी चाइना की अगर आगे बढ़ेगी तो जाहिर बात है उससे उसके इन्फ्लुएंस में कंट्रीज आएंगे, ना कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आएंगे। तो इसलिए अब ये ट्रेड राइवलरी जो है ये भी इसका एक हिस्सा ही है, इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो है उसने पूरी पूरी एक वॉर छेड़ी हुई है कि भाई चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ है, तो इसका मतलब पाकिस्तान चाइना से दूर हो। ठीक है, तो जितने भी कंट्रीज जो चाइना के साथ, अब जैसे खास करके इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो इंडिया चाइना के अगेंस्ट में है, तो किसके सबसे ज्यादा करीब है? अमेरिका के करीब है, क्वाड का हिस्सा है। क्वाड का हिस्सा क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चाइना के अगेंस्ट है। तो इसका मतलब आज भी वही जो है वो ब्लॉक पॉलिटिक्स खेली जा रही है कि जो इंडिया है वो ब्लॉक पॉलिटिक्स में अगर हम देखें तो यूएसएसआर के साथ, अमेरिका के साथ है, और जो पाकिस्तान है वो चाइना के साथ है। इसका मतलब कोल्ड वॉर तो कहीं ना कहीं है और अमेरिका ने उसको प्रोटेक्ट तो करना है। ठीक है, इसके अलावा कल्चरल इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जिसे हम हेजेमनी कहते हैं, कल्चरल हेजेमनी, जो पूरी पूरी एक फिलॉसफी की टर्म है कि आप जब किसी दूसरे का रहन सहन, पूरे का पूरा कल्चर अडॉप्ट करते हो एज इस लिहाज से कि वो सुप्रीम है आपसे। जैसे आज हम मानते हैं कि भाई जो गोरे हैं वो सुपीरियर हैं। ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर क्या कल्चर है कि भाई यहाँ पे जो है वो सारे के सारे अगर कोई पैंट कोट पहनना चाहता है तो पैंट कोट क्या है? क्या हिंदुस्तानियों का ड्रेस है पैंट कोट? हरगिज नहीं, पाकिस्तानियों का नहीं, बांग्लादेशियों का नहीं, तो ये किसका है? ये गोरों का है। लेकिन क्योंकि वो हमारे ऊपर आका बन के आए, उनकी हेजेमनी थी हमारे ऊपर, एक कल्चरल रूल था, उन्होंने खुद को सुपीरियर शो किया, इसलिए हम ये मानते हैं कि भाई वो हमसे सुपीरियर है, हम आज वो पहनते हैं। इसी तरह हम अगर इंग्लिश बोलते हैं, हम इंग्लिश कल्चर में पढ़ते हैं, रहते हैं, अगर वो हम फास्ट फूड खाते हैं, तो ये सारे का सारा कल्चर हमारा कल्चर तो नहीं, लेकिन हम इन चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जो है अडॉप्ट हो चुकी हैं। तो ये सारे का सारा कल्चरल हेजेमनी है जो कि अमेरिका यहां पे रखना चाहता है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको फायदा कोई नहीं है, उसकी जो मल्टी नेशनल्स है वो कैसे चलेंगी? तो उसका तो बिजनेस सारा खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से अब अलायंसेस बनी हुई है, नेटो की है, क्वाड की है, या ऑकस की जो अलायंस बनी हुई है, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो ये सारे के सारे अलायंसेस क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि अगर रिजीम चेंज में कहीं पे इनको जो है वो प्रॉब्लम हो तो वो इनको साथ में यूज करे, अलायंस बनाए और अपनी ताकत को बढ़ाए। सिर्फ इसलिए ताकत को बढ़ाए ताकि वो अपने नेशनल जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर सके। अब अगर हम बात करते हैं इसके इफेक्ट्स की, इसके असरात की, तो देखिए अगर जैसे मैंने कहा कि अगर अमेरिकन सिटीजन के हिसाब से हम सोचेंगे, एक अमेरिकन बन के सोचेंगे, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि यार बहुत अच्छा है, देखो हमारी गवर्नमेंट जो है वो अपने मुल्क से बाहर जाके, इवन अपने कॉन्टिनेंट से भी बाहर जाके वो क्या कर रही है। अब जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान तो एशिया के अंदर है, और ठीक है, अमेरिका वहां से आके और एशिया के अंदर एक कंट्री के अंदर अगर रिजीम चेंज कर रहा है तो ये तो अमेरिकन के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो उनके जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। गो की ये अलग बात है कि उस मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो कि जैसे आप देखते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं भाई मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में पॉलिसी बनाऊंगा, ठीक है, या बनाई है, तो उसके ऊपर अमेरिका को प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली जो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है एज ए अमेरिकन जो है उसके इफेक्ट तो बहुत अच्छे हैं और अमेरिकन इससे खुश हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट जो अडॉप्ट करती है पॉलिसीज उसके ऊपर जो है उसे वोट भी मिलते हैं। अगर वर्ल्ड के हिसाब से बात करें तो जाहिर बात है यूएस का एक पूरे का पूरा खौफ है दुनिया के ऊपर, उसकी पावर है इस पॉलिसी की वजह से, रिजीम चेंज की वजह से। अब लेट्स सपोज देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग जैसे बयान दे रहे हैं कि अमेरिका के बगैर गुजारा नहीं है। वैसे ही जो छोटे कंट्रीज हैं फिर उनको अमेरिका के साथ जो है मिलकर चलना पड़ता है, क्योंकि उनका खौफ है एक कि यार अगर अमेरिका चला गया तो क्या होगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमें एड कहाँ से मिलेगी, हम कैसे जो है वो अपने इकोनॉमी को जो है स्टेबल करेंगे, अपनी जो मिलिट्री है उसको कैसे देखेंगे। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, हर छोटे मुल्क के अंदर ये होते हैं। तो एक पावर जो है अमेरिका किसी वजह से बनी हुई है, रिजीम चेंज पॉलिसी की वजह से दुनिया उससे डरती है।
अब क्वेश्चन ये है कि ये काम कैसे करता है, ये जो रिजीम चेंज पॉलिसी है ये कैसे काम करती है। अब ये दो तरीके हैं, एक तो ओपनली अमेरिका ऐसा काम करता है, दूसरा सीक्रेट। मोस्टली जो है वो ये सीक्रेट ही होते हैं, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री को ये पता होगा, उसकी आवाम को खास करके, कि आवाम को पता हो, जैसे पाकिस्तान में पता चल गया, ठीक है, इन्होंने पूरे का पूरा जो है वो प्रोस्पेक्टिव जो है बिल्ड किया है कि यार अमेरिका जो है वो चेंज करना चाहता है गवर्नमेंट को, तो आवाम ने क्या किया, गवर्नमेंट को सपोर्ट किया कि यार हम अमेरिका की पपेट, ऐसी गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए जो अमेरिका की पपेट हो, चाहे वो असल है या झूठ है वो एक अलग चीज़ है, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तो मोस्टली सीक्रेट है लेकिन ओपनली भी होता है। जैसे हम इराक की बात करते हैं, देखिए वॉर इराक में की, ऐसा ही है वियतनाम की वॉर अमेरिका ने लड़ी, क्यों लड़ी, सिर्फ इसलिए वो ओपनली लड़ी ना, ओपनली लड़ी, इसका मतलब ओपनली भी उसने रिजीम चेंज की कोशिश की, अपने सेल्फ जो इंटरेस्ट थे, नेशनल इंटरेस्ट, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। अब सीक्रेटली अगर बात करें तो सीक्रेटली क्या हो सकता है, सबसे जो आसान तरीका है और जो अडॉप्ट किया जाता है सबसे ज़्यादा जो मैंने कहा 81 टाइम्स जो है वो कोशिश की अमेरिका ने रिजीम चेंज की, तो उसमें मोस्टली जो है हम देखते हैं इलेक्शन रिगिंग जो है, यानी धांधली के थ्रू या इलेक्शन के अंदर जो है वो पूरे का पूरा एक प्रोसेस के थ्रू उस गवर्नमेंट को जितवाना जिसको वो चाहते हैं कि वो बने। जैसे देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर हम बात करते हैं इमरान खान गवर्नमेंट की, तो इमरान खान गवर्नमेंट के ऊपर एक ही इल्ज़ाम लगता था इससे पहले, ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब लगाते थे या अपोजिशन पार्टीज लगाती थी कि यार ये अमेरिका का जो प्लांटेड बंदा है वो यहां पे बैठा हुआ है, अमेरिका ने प्लांट किया। इसका मतलब यहां पे चाहे वोट लेने के लिए कहा जाए, ठीक है, कि अमेरिका ने उनको प्लांट किया, आज जैसे कहा जाए, आज इमरान खान साहब इसके अगेंस्ट में यूज कर रहे हैं कि जो अपोजिशन है, ठीक है, वो अपोजिशन क्या कर रही है, वो अपोजिशन भाई मेरे खिलाफ जो है अमेरिका उसको यूज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस के थ्रू जो है वो लोगों के माइंडसेट को चेंज करके पूरे का पूरा जो है एक सिलसिला क्रिएट करके टीवी चैनल्स को खरीद के कि एक थॉट, यानी प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल साइंस की जुबान में अगर कहा जाए तो एक प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया जाता है, चाहे वो सच्चा हो झूठा हो, उस प्रोपेगेंडा के ऊपर। अब जैसे देखिए यहां पे अगर प्रोपेगेंडा की बात करें तो महंगाई की बात की गई या फॉरेन एजेंट की बात की गई कि इमरान खान साहब फॉरेन एजेंट हैं, ये यहां पे जो है महंगाई बहुत ज्यादा है, और उस वजह से पूरे की पूरी कंपेन बिल्ड की गई, टीवी चैनल्स के ऊपर कंपेन बिल्ड की गई, पूरा सिलसिला जो है वो किया गया कि अगर ये हालात ऐसे ही चलते या आवाम तक ये बात ना पहुंचती तो अल्टीमेटली नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे अब उसके ऊपर इसका असर भी होगा, ठीक है। तो हमेशा से इलेक्शन सबसे आसान तरीका रहा। जैसे ओपोजिशन को आप यूज कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो होता भी रहा, हिस्ट्री के अंदर भी रहा और यहां पे भी, कि अपोजिशन को आप क्या करते हैं, उनकी पार्टीज को जो है वो पैसे देते हैं और उसके थ्रू जो है वो गवर्नमेंट के बंदों को कम करते हैं। ये हर जगह छोटे ममालिक के अंदर होता है। इसी तरह से असैसिनेशन जो है ये भी एक बहुत ही फेमस है। जैसे इमरान खान साहब के बारे में भी अभी कहा जा रहा है कि भाई एक पूरी टीम बन चुकी है और उस टीम को ये टारगेट दिया गया है कि इमरान साहब को आपने कत्ल करना है, ठीक है, कि आप अगर उस तरह से अपने इलेक्शंस के थ्रू अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते, अगर कोई पॉपुलर लीडर है तो फिर जाहिर बात है असैसिनेशन होगी, और ऐसा हुआ। अब असैसिनेशन में हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज की, तो उसमें देखिए लियाकत अली खान साहब को क्या किया गया जी, उनको कत्ल करवाया गया, ठीक है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखिए अदालती कत्ल करवाया गया। अगर हम ये कहें कि ये भी जो है वो बहुत कॉमन है अमेरिका के लिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका को। सबसे जो खतरनाक बात है, देखिए आज भी लियाकत अली खान जो है वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि उन्हें कत्ल करवाया गया, लेकिन क्या आज कोई उस पर बात हुई, कभी किसी को सजा मिली, कुछ हुआ? भुट्टो साहब के ऊपर करवाया गया, ठीक है, साथ में आर्मी को शामिल किया गया, पूरे का पूरा ज़िया-उल-हक साहब को शामिल किया गया। इसी तरह ज़िया-उल-हक के बारे में कहा जाता है जो प्लेन क्रैश करवाया गया, अमेरिकन भी वहाँ पे उसमें मौजूद थे, वो भी जो है वो अमेरिका ने करवाया। तो अब पाकिस्तान, अब इमरान खान साहब का नंबर है, जो भी इनके साथ हो, जैसे भी हो, गवर्नमेंट तो चली गई है फिलहाल के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो असैसिनेशन है ये भी इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये भी बहुत आम सी बात है इनके लिए कि किसी भी छोटे मुल्क में आप जाओ और उनके पॉपुलर लीडर को जाके कत्ल कर दो। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और वो कभी भी ओपनली तो उस बात को मानेंगे नहीं, और जब मानेंगे नहीं और दूसरा वो सुपर पावर है, उसको कोई पूछ भी नहीं सकता कि यार आपने पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनके प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को क्यों कत्ल किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को क्यों गवर्नमेंट से उतरवाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कौन उससे कोई पूछ नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये काम भी होते हैं। सीक्रेट ऑपरेशंस जो है वो होते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सीक्रेट ऑपरेशंस के थ्रू ही तो पहले हुआ। इसी तरह से जो मिडिल ईस्ट के अंदर होता है या हो रहा है, तो वहाँ पे भी सीक्रेट ऑपरेशंस के थ्रू जो है गवर्नमेंट्स चेंज की जाती हैं। और जैसे मैंने कहा कि ओपन, फिर अगर कहा जाए तो इराक की आप वॉर देख लें, शाम के अंदर आप देख लें क्या हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ओपनली फिर वॉर्स भी अमेरिका करता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई हम जो है आपको इस दुनिया को महफूज बनाना चाहते हैं। अब जैसे रिजीम चेंज पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से मैंने कहा, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री ये रही है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, अगर उसकी हम बात करें तो फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान का जो सारा झुकाव रहा पिछले 75 ईयर्स में, वो तकरीबन जो है वो अमेरिका की तरफ ही रहा,
ठीक है, यानी पाकिस्तान प्रो अमेरिका ही रहा कि उस लियाकत अली खान के फर्स्ट विजिट के बाद से जो अमेरिका की तरफ उन्होंने किया और हमने अमेरिकन ब्लॉक में जो है शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद सीटो सेंटो के मेंबर बने, उसके बाद हमारी जो मिलिट्री थी उसको वहां से एड आना शुरू हुई, फिर उसके बाद हमने देखा ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। तो इसका मतलब हम प्रो अमेरिका ही रहे हैं। लेकिन वो लोग जो कि प्रो अमेरिका नहीं रहे या उन्होंने ये सोचा कि वो चेंज करें, जैसे लियाकत अली खान साहब जो है वो, जब हम ये मानते हैं कि भाई उन्होंने जब रशिया का विजिट करना था या ये तय किया तो उनको जो है वो उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करने की कोशिश की, इसका मतलब उनको कत्ल करवा दिया गया। भुट्टो साहब इस तरह से पॉपुलर लीडर थे लेकिन वो एंटी अमेरिका थे, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उनको करवा दिया गया। तो इसका मतलब यह है, ये इमरान खान साहब की हम बात करते हैं तो वो भी जैसे अब एंटी अमेरिका बिल्कुल सामने खुल के आ गए हैं, तो वो भी जो है उनके इंटरेस्ट के लिए बेहतर नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है ये हिस्ट्री पूरी की पूरी चली आ रही है, जैसे अमेरिका की पूरी हिस्ट्री खुद है रिजीम चेंज की। तो इसका मतलब हकीकत में ये एक रिजीम चेंज पॉलिसी जो है, अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, तो हमें देखने को मिलता है कि ये एक हकीकत है और इस हकीकत के थ्रू जो है वो रिजीम चेंज किए गए हैं, पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, और इन मेथड्स के थ्रू जो है वो चेंज किए गए हैं। अब अगर एट द एंड हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से ही, देखिए अब पाकिस्तान में इस टाइम पे जैसे इमरान खान साहब ने खुल के सामने भी आ गए हैं, तो इन फ्यूचर क्या हो सकता है। इन फ्यूचर देखिए अब इलेक्शन अगर होते हैं तो इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्शन में एक साइड पे इमरान खान साहब अगर एंटी अमेरिका होते हैं तो दूसरी साइड पर अपोजिशन पार्टीज पूरा जोर लगाएंगी कि किस तरह से वो जीते, और अमेरिका खुद भी जो है वो पूरा प्रोपेगेंडा क्रिएट करेगा, मीडिया हाउसेस को खरीद के पूरे का पूरा सिस्टम क्रिएट करेगा और इतनी आसानी से किसी भी सूरत जीतने नहीं देगा। अगर लेट सपोज जीत भी जाते हैं तो अमेरिका के पास सबसे बड़ा ऑप्शन असैसिनेशन का मौजूद है, क्योंकि उसके पास उनके पास जो है वो वर्ल्ड एजेंसीज मौजूद है, इसराइल की मोसाद है, उनके पास CIA अपनी मौजूद है, ठीक है, तो CIA ऑपरेशन करती है सारे के सारे, तो वो दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अगर वो भी नहीं होगा तो उसके बाद फिर दोबारा से इनकी गवर्नमेंट में आने के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा करेंगी, क्योंकि अमेरिका जब भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहता है तो वो फिर ब्लैकमेल भी करता है, जैसे कि पास्ट गवर्नमेंट्स को किया गया। जैसे कि अगर मुशर्रफ साहब की हम बात करें 9/11 की, तो 9/11 में हमने क्यों अमेरिका का साथ दिया, क्योंकि मुशर्रफ साहब को एक कॉल आई कि भाई आप हमारा साथ दें, नहीं तो आप कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं। तो वो कंसिक्वेंसेस का सोच के मुशर्रफ साहब ने जो है वो उनका साथ दिया। बिल्कुल ऐसे ही अभी ये कहा गया जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ठीक है, उस लेटर के अंदर कि भाई आप अगर इनको चेंज नहीं करेंगे इमरान खान साहब को तो कंसिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। इसका मतलब ये है कि ये जो कंसिक्वेंसेस हैं डरा के जो है ये पूरे का पूरा वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, अब कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस का मतलब ये है कि वो इकोनॉमिकली आपके ऊपर पाबंदियां लगा सकते हैं। जैसे देखें पाकिस्तान में जो है वो FATF पे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में मौजूद है, ठीक है, वहां पे पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स हैं, IMF में पाकिस्तान के लिए, यानी जो पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा क्राइसिस हैं, इसमें कोई शक नहीं, अगर वो एंटी अमेरिका होते हैं या अमेरिका के अगेंस्ट में जाते हैं, क्योंकि वो बेल पैकेजेस के ऊपर चल रहे हैं। इसलिए अगर वो गैरत की बात करते हैं और गैरत की बात करते हैं तो फिर उन्हें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, अपनी इकॉनमी को ठीक करना पड़ेगा और अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। और ये था सारे का सारा अमेरिका की रिजीम चेंज पॉलिसी, ठीक है, और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।